नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक खास विषय जिस पर केवल मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। इस वक्त का सबसे अहम और बड़ा पॉलिटिकल इवेंट, कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा अभियान जो लगातार आगे बढ़ रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और यह यात्रा मध्य प्रदेश में तकरीबन 12 दिन सफर कर चुकी है और 12 दिन का सफर तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आज उसका अंतिम दिन है और इसके बाद यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी। 23 नवंबर तारीख थी जब बुरहानपुर जिले में यह यात्रा दाखिल हुई थी मध्य प्रदेश में और 4 दिसंबर को आगर मालवा जिला यानी आज जो है अंतिम पड़ाव यहां तक आ चुकी है। राहुल गांधी इस दौरान तकरीबन 6 जिलों से गुजरे, 380 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अगर आप पूरी देखें, गौर करें तो सबसे ज्यादा सुर्खियां यात्रा ने यहां बटोरी हैं। लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में और खास तौर पर मालवा निमाड़ में इस यात्रा के जरिए राहुल ने ओंकारेश्वर, उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग, इनके दर्शन किए हैं। नर्मदा के तट के ऊपर जाकर आरती की है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मैसेज है, छवि है, उसको प्रगाढ़ किया है, मजबूत किया है। यात्रा का पूरा रूट अगर आप देखें तो इस तरह से डिजाइन किया गया कि समाज का हर वर्ग, महान शख्सियत और जो अलग अलग वर्गों को बांधने वाली जगह हैं, उन सब जगहों पर राहुल जाते दिखे हैं, उनकी बात करते दिखे हैं। खास तौर पर दलित और आदिवासियों को साधने का कोई अवसर कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस यात्रा में प्रतिदिन नहीं छोड़ा है। तो अगले 1 घंटे तक इस खास पेशकश के जरिए राहुल के इन 12 दिनों की यात्रा को हम पूरी तरह से डिकोड करके आपके सामने रखेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का मकसद कितना कामयाब रहा, इसमें क्या क्या अहम पड़ाव रहे। मध्य प्रदेश में अब इससे जुड़े सवाल आप देख लें, क्या इसका रिजल्ट है, क्या खोया है, क्या पाया है। एमपी की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या 2023 और 24 के लिए कांग्रेस की पिच ये यात्रा तैयार कर पाई है या कम से कम उसकी एक मजबूत शुरुआत दे पाई। इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ में आज एक वृहद पैनल जुड़ रहा है जिनके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे चर्चा की शुरुआत हम करें इसके पहले आपको पैनल की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ धनंजय प्रताप सिंह, पॉलिटिकल एडिटर, नव दुनिया के, जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो इस यात्रा के हर एक पहलू पर गौर किए हुए, बारीकी से नजर रखे हुए और दशकों से कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देखते आए हैं। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे वरिष्ठ सहयोगी वत्सल श्रीवास्तव जी, ब्यूरो हेड मध्य प्रदेश, एसोसिएट एडिटर, भी जुड़ चुके हैं। वत्सल जी हमको बताएंगे कि इस पूरी यात्रा के दौरान जो इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या मैसेज पूरे प्रदेश को और देश को मिला। यहां से नवीन ने इस यात्रा को ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है, तो कहां-कहां किन-किन प्रतिमानों को गढ़ती यात्रा आगे बढ़ी है, यह मैं नवीन से पूछने वाला हूं। और दीपक यादव हमारे साथ में जुड़े हैं जो मालवा निमाड़ का खास हिस्सा था जहां से यात्रा की शुरुआत हुई और बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सीधे बिना देर किए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले, चूंकि नवीन आप इस यात्रा के साथ रहें, अगर हम देखें प्रमुख पॉइंट्स देखें, पूरी यात्रा को मध्य प्रदेश में आप कैसे देखते हैं, डिफाइन करते हैं? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को दाखिल हुई थी और आज राहुल गांधी राजस्थान चले जाएंगे। इन 12 दिनों की यात्रा में कांग्रेस जी नवीन, सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। नवीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिए, हम आपको सुन रहे थे। हाँ जी, देखिए बिल्कुल 23 नवंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल हुए थे और आज 12वां दिन है और आज राजस्थान चले जाएंगे। इन 12 दिनों में राहुल गांधी ने अपनी इमेज को तोड़ने की पूरी कोशिश की और मैं कहूंगा मुकम्मल कोशिश की है, काफी हद तक कामयाब हुए हैं। जिस राहुल गांधी को लोग जानते थे, जिस राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई थी, या परसेप्शन बनाया गया था, भले कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की जो कई सारे ऐसे लीडर्स हैं उनकी तरफ से या विपक्ष की तरफ से, तो लेकिन इन 12 दिनों में राहुल गांधी ने
अपने उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो उनसे पूछा गया है और दमदारी से उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को भी मजबूत करते हुए राहुल गांधी आगे चले हैं। राहुल गांधी सबसे पहले बुरहानपुर में दाखिल हुए। बुरहानपुर में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, वहां पर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है, उनको साधने की कोशिश की है। फिर उसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी टंट्या भील के जन्मस्थली गए हैं, उनके गांव गए हैं, उनके परिवार से बातचीत की है, उनकी समस्याएं सुनी है, आदिवासी वर्ग की जो परेशानियां हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बिहाफ में पूरे देश भर में एक जो आदिवासियों की पीड़ा है उसको समझने की कोशिश की है। और कई सारे उनके साथ बातचीत में ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनती है तो उनको उनके सारे हक दिलाए जाएंगे। इसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्होंने दलित वोट को भी साधने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू गए हैं, वहां भी उन्होंने दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है। आगे बढ़ के वो जो बहुसंख्यक आबादी है वहां उसको भी साधने की कोशिश की है। महाकाल मंदिर गए हैं, ओंकारेश्वर गए हैं, नर्मदा पूजन किया है। मालवा निमाड़ी नहीं, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोगों की नर्मदा जी में बड़ी आस्था है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और साथ ही साथ लगभग जो 5 लोकसभाएं हैं और लगभग 26 जो विधानसभाएं हैं उनको कवर किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने। और सबसे खास बात पुनीत, इस पूरे 12 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी ने सारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जितने भी मध्य प्रदेश में गुट हैं कांग्रेस पार्टी के, जो अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, उस पूरी सीनियर लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की मुकम्मल कोशिश की है। अब तक पिछले 12 दिनों में हमने देखा कि जितने भी कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो जिनके अलग अलग गुट हैं, जिनके अलग अलग समर्थक हैं, वो सभी राहुल गांधी के साथ बराबर चले हैं, राहुल गांधी के साथ मिलकर चले हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की जो जिम्मेदारी जिस गुट के जिस दिग्गज नेता को दी गई थी, उस जिम्मेदारी को उन लोगों ने बखूबी निभाया। एक टीम वर्क के तौर पर काम किया, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, अच्छा समन्वय बना के अब तक यात्रा चल रही है, जब तक हम आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और आगे भी राहुल गांधी को यही उम्मीद है कि उनके जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में जो सीनियर लीडरशिप है वो एकजुट रहेगी, एक होकर काम करेगी। और सीधे तौर पर भले राहुल गांधी ये कहें कि ये नॉन पॉलिटिकल रैली है या गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन चूंकि यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह इसके समन्वयक हैं और पूरी कांग्रेस की लीडरशिप पूरे देश भर की इस यात्रा में शामिल है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक एजेंडे भी होंगे। और मध्य प्रदेश में पिछले 12 दिनों के दौरान नवीन, इन्हीं राजनीतिक एजेंडों पर जरा हम खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ आज कई ऐसे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जिनका एक लंबा सफर कांग्रेस की इस पॉलिटिकल यात्रा के अनुभव के तौर के ऊपर भी जुड़ता हमको नजर आता है। लेकिन उनके पास जाने से पहले, चूंकि मालवा निमाड़ का आपने जिक्र किया था, दीपक वहां से मौजूद हैं। दीपक, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि आप किसी के गढ़ में प्रवेश करें तो कितना असर करते हैं, कितना आप चीजों को अपने पक्ष में कर पाते हैं, ये एक कसौटी होती है। इस कसौटी पर आपने इस यात्रा को मालवा निमाड़ में कहां तक आगे बढ़ते पाया है, कितना असर रहा है? मूल बात अगर हम देखें, कितना असर मालवा निमाड़ में यात्रा छोड़ पाए, क्योंकि कई जगह कांग्रेस बीजेपी आमने सामने रही। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नवीन ने बताया, और जो खास पड़ाव थे मालवा निमाड़ में, वो महू से लेकर उज्जैन तक के पड़ाव थे, जहां पर कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे पहुंचना, दूसरी तरफ इंदौर में आकर छोटे व्यापारियों को एड्रेस करना, और साथ ही साथ उज्जैन में इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करना। अगर तीनों में पूरी यात्रा को देखें तो सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट यहाँ पर नजर आया। एक इवेंट के तौर पर इस यात्रा को निकाला गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 3 मेजर पॉइंट निकलकर सामने आते हैं, जिसमें कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत अच्छा चार्ज हुआ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता मोटिवेट हुआ है और सड़क पर उतर कर आया है। दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो परसेप्शन था, जो नरेशन था, उसमें काफी चेंजेस आए हैं। और तीसरी बात कि आज की स्थिति में भी, आज की तारीख में भी कांग्रेस ही विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, और पहले भी थी और अभी भी थी। जो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे दिए जा रहे थे वो शायद अब नारे अब नजर नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसका 2023 में क्या फायदा होगा वो तो खैर कहने की बात है। लेकिन स्थिति की हम बात करें तो फिलहाल जहां से और महू से हम बात करते हैं उज्जैन तक की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। सारे कार्यकर्ता एकजुट नजर आए। महू जो कि भाजपा का गढ़ है, यहाँ से जो विधायक है उषा ठाकुर है, वो पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री है, वहाँ पर नुक्कड़
सभा में अपार जनसैलाब मौजूद रहा, राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ जब इंदौर की तरफ यात्रा ने प्रवेश किया तो राऊ से लेकर जब तक इंदौर नहीं छोड़ा गया तब तक बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, राहुल गांधी को देखने के लिए आए। और इसके साथ ही साथ जब उज्जैन में यह यात्रा पहुंची, उज्जैन में हालांकि उन्होंने पदयात्रा नहीं की थी, लेकिन सबसे बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ समय पहले जब महाकाल लोक के समय पर जब सभा को संबोधित किया था तो दोनों सभाओं में जो भीड़ थी वो एक समान थी। हालांकि दूसरी तरफ सरकार उस कार्यक्रम के आयोजक थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भीड़ नजर आई जो काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो मोमेंटो शुरू हुआ है, अभी आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता इसे किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है पुनीत कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्ठावान है, झंडा उठाने के लिए तैयार है, सड़क पर चलने के लिए तैयार है, लेकिन बूथ स्तर पर जब काम करने की बात आती है तो कांग्रेस में हमेशा बिखराव नजर आता है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हुए नजर नहीं आता। और पूरी यात्रा की हम बात करें तो जिस तरीके से पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया था यात्रा का, हर एक वो क्षेत्र था जहां पर कि कांग्रेस के विधायक वाली विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला। चाहे हम राऊ विधानसभा की बात करें जहां पर कि जीतू पटवारी ने पूरी ताकत लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा क्रमांक 1 जो कि संजय शुक्ला की विधानसभा आती है, वहां पर भी काफी बड़ा जनसैलाब देखा गया। सांवेर जो कि हालांकि बीजेपी के पास है, यहां से मंत्री तुलसी सिलावट है, यहां पर भी कांग्रेस के नेता नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक होड़ भी नजर जरूर आई कि एक दावेदारों की होड़ भी नजर आई कि राहुल गांधी के सामने अपना प्रदर्शन करना चाहते थे। अभी हालांकि कांग्रेस जागृत हुई है, नरेशन चेंज हुआ है, लेकिन ये मोमेंटो कितना लंबे समय तक रहता है ये देखना होगा। और साथ ही साथ में हर एक नेता का असेसमेंट भी किया गया हर एक क्षेत्र में कि किस नेता के द्वारा, किस कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कितनी मेहनत की गई है। चलिए आपके पास वापस कुछ देर में लौटूंगा। वत्सल श्रीवास्तव जी हैं मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा को और जो पूरा कवरेज हो रहा था IBC 24 के ऊपर, इसमें उन्होंने काफी लीड किया है। वत्सल जी, जिस अंदाज में राहुल ने एंट्री ली थी मध्य प्रदेश में, इसमें जितने लोग शामिल हुए इन सब पर तो नजर थी ही, लेकिन जनसभाओं के अलावा कांग्रेस हमेशा एक बात का ताना देती बीजेपी को कि आप प्रधानमंत्री जी हों या शाह साहब हों, ये सीधे तौर पर पत्रकारों से बात नहीं करते और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आप कैसे डिकोड करते हैं? क्या आपको लगा कि यहां कांग्रेस ने कहा है बीजेपी को भी, देश को भी, प्रदेश को भी? देखिए पुनीत, राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान हर राज्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उज्जैन में की और करीब 50 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और राहुल गांधी ने सीधे सीधे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया और न ही केंद्र सरकार पर कोई हमला बोला, लेकिन उनका पूरा जोर जो था वो इस विषय पर था कि जो सवाल पूछे जाते हैं केंद्र सरकार से, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर हो, उसके जवाब केंद्र सरकार से क्यों नहीं मिलते। मैं यानी आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को सारे सवाल पूछने की आज़ादी रहती है, वैसा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जरूर जयराम रमेश ने सभी पत्रकारों को बताया कि प्राथमिकता जो है वो जो रीजनल मीडिया है उसको दी जाएगी और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे ये भी रहेगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक रोचक पहलू ये बताता हूँ कि एक सवाल जब हमने पूछा कि आप क्या रेटिंग देंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को अच्छी रेटिंग देना चाहूँगा। लेकिन जब हमने उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया तो उन्होंने इसका जवाब, वो देने वाले थे, वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यानी इसका एक तरीके से ये माना जाए कि एक तरीके से अनुशासन, जो माना जाता है कि कांग्रेस में अनुशासन की एक कमी रहती है और एक वो अब देखने को नहीं मिली। एक बड़ा डिसिप्लिन था और एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही सही तरीके से पूरी हुई। मुद्दों की बात करें तो राहुल गांधी का पूरा फोकस मोदी सरकार पर था। इसके अलावा उन्होंने गरीबों की बात की, उन्होंने आदिवासियों की बात की, उन्होंने पिछड़े तबके की बात की और उनका बार बार ये कहना था कि पिछले कुछ सालों में ये जो पूरी सरकार या इकोनॉमी है वो चुनिंदा लोगों के हाथों में है, जिसका नतीजा ये है कि देश में रोज़गार कम होते जा रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। मैं इसको एक परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखूं तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से वही संदेश दिया
जो पूरा देश जानना चाहता था। लेकिन जो कुछ विवादास्पद मुद्दे थे उस पर वो बचे, जैसे चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो देश विरोधी नारों का मुद्दा हो, इस पर उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। रही बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी तो हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए, यही बड़े बिंदु हैं। वर्गों को साधने को लेकर काम किया गया इस यात्रा में मध्य प्रदेश के दौरान। इसके अलावा अपने नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुट होकर लड़ने की एक नसीहत भी इसमें दिखाई पड़ी है। इसके साथ साथ वो सारे पॉइंट्स जो कांग्रेस की कमजोरी कभी माने जाते थे, चाहे हिंदुत्व का चर्चा हो, चाहे बड़े मुद्दों पर खुल के बात रखनी हो, चाहे वरिष्ठ नेताओं को सीधे घेरने की बात हो, ये सब कुछ दिखाई पड़ा है। अब जरा इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, नवदुनिया के बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई मंचों पर इनसे हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। धनंजय प्रताप सिंह जी, एक तो स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप इस पूरी यात्रा में सबसे पहली बात, भीड़ से कंपेयर किया जाता है कि कोई भी नेता यात्रा में या अपने कारवां के साथ साथ जब वो सभा ले तो उसमें कितने लोग मौजूद हों, वो सफलता का पैमाना माना जाता है। आप कैसे जज करते हैं, आंकते हैं इस पूरी यात्रा को मध्य प्रदेश? पुनीत, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम इसको सिर्फ अगर भीड़ के आकलन के रूप में देखें तो ये उसका बहुत छोटा स्वरूप होगा या हम उसको बहुत कम आंकेंगे। हमको इसको एक समग्रता में देखना चाहिए। जैसे आपने कहा था राजनीतिक एजेंडा, यात्रा के राजनीतिक एजेंडा की आपने बात कही थी, तो देखिए कोई भी यात्रा हो उस बिना राजनीतिक एजेंडे के तो होती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी की जो मौजूदा यात्रा है ये इसमें चुनावी एजेंडा नहीं है, क्योंकि हाल ही में ना तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव हो रहा है ना कोई देश में चुनाव हो रहा है। तो हमको इसके राजनीतिक एजेंडे को भांपना चाहिए कि आखिरकार इस यात्रा का उद्देश्य राहुल गांधी का क्या है और मध्य प्रदेश में वो कितनी सफल रही है। तो मेरा मानना ऐसा है पुनीत जी कि राहुल गांधी का इसमें जो राजनीतिक एजेंडा है, या हम कहें उसको कि कांग्रेस का जो राजनीतिक एजेंडा है, वो एजेंडा सबसे पहला तो यह है कि वो देश में राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्थापित करे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को नेता के रूप में स्थापित करने में सफल हो गई है। वो जो देश को संदेश देना चाहती थी कि राहुल गांधी भी एक देश के बड़े नेता हैं, जी, वो बराबरी के साथ टक्कर दे सकते हैं, कांग्रेस इस संदेश को देने में सफल हो गई है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि राहुल गांधी की छवि अब तक क्या थी। राहुल गांधी की जो छवि हम सोशल मीडिया का है, इंटरनेट मीडिया का है, उसमें जो बना दी गई थी वो एक अगंभीर नेता की थी। अब कुछ असंदी शब्द है, उनको हमको जिक्र नहीं करना चाहिए जो राहुल गांधी की छवि के साथ जोड़ दिए गए थे। लेकिन ये बात सही है कि उनकी छवि बहुत गंभीर नेता के रूप में नहीं थी और वो इस यात्रा में उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश की है। देश में एक स्थापित विपक्ष के नेता के रूप में छवि उनकी बनी है। और देखिए पुनीत, दूसरी बात आप ये देखिए कि हम पुरानी यात्राओं को देखें, आडवाणी जी की यात्रा थी, मुरली मनोहर जोशी की यात्रा थी, तमाम देश में बड़ी बड़ी यात्राएं हुई हैं उसमें, लेकिन राहुल गांधी की जितनी लंबी यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा का एक साहस कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। आज कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक के लिए देख लीजिए, नेताओं की कमी है और कांग्रेस सड़क पे संघर्ष करने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी की देश की इतनी लंबी यात्रा करना वाकई में तारीफ काबिल है। और राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में कितनी सफलता मिली, हम अगर इस पे चर्चा करें तो राहुल गांधी की यात्रा वाकई में मध्य प्रदेश में सफल रही। वो जो संदेश देना चाहते थे वो संदेश देने में कामयाब रहे। हर वर्ग, हर धर्म को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आप जो जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे थे, उन्होंने नर्मदा पूजन किया, ओमकारेश्वर पूजन किया, महाकाल के दर्शन किए, पूजा पाठ किए। लेकिन आप देखिए कांग्रेस ने इसको कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी कांग्रेस की यह सफलता है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई और किसी तरह का कोई राजनीतिक विवाद खड़ा नहीं हो पाया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता है, जिसका कांग्रेस को भी सबसे ज्यादा डर था कि कहीं राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में विवादित न हो जाए। तो कांग्रेस इस बात में सफल रही। लेकिन धनंजय जी, जैसा आपने कहा, बड़े नेता एक मंच पर दिखते तो थे, एक साथ आते तो थे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के बीच का संघर्ष भी सुर्खियों में रहा। जब उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर बात की, चाहे वो जय सिया राम बोलने की बात वो कहते नजर आए हों, या जब कभी वो नर्मदा पूजन करते हैं, साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, तो उसे उन्हें चुनावी हिंदू बताकर बीजेपी ने जमकर घेरा भी है।
क्या आपको लगता है कि वो बात जो कांग्रेस जताना चाहती थी वो कह पाई? कई बार वो चीजें बैकफायर करती दिखी, जैसे कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन हो या उनके बीच में होड़ एक दिखाई पड़ी कि हम भी दावेदार हैं इस इलाके के। पुनीत जी, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जो बात मौन रहकर कही जाती है वो ज्यादा असरकारी रहती है जी। राहुल गांधी 2018 में भी मध्य प्रदेश में आए थे, तब भी वो चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा किए थे, जबलपुर में नर्मदा जी की आरती में शामिल हुए थे, महाकाल का दर्शन किए थे, कहीं उनके सबसे बड़े राम भक्त होने का होर्डिंग्स लगे थे तो कहीं उनके शिव भक्त होने के होर्डिंग्स लगे थे, कहीं जनेऊधारी के होर्डिंग्स लगे थे। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम उसके विपरीत गया, संदेश उसके विपरीत गया। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वही सब काम किए लेकिन मौन रहकर किए, और उसका जो संदेश देना था वो संदेश देने में वो सफल रहे। रही बात भाजपा की घेराबंदी की, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस बार राहुल गांधी की घेराबंदी में सफल हो पाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो इस पूरी यात्रा के दरमियान एक एक तस्वीर उभरी है मध्य प्रदेश में, इस पर हम डिटेल में आपसे बात भी कर पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। रंजन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। रंजन जी का भी एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। रंजन जी, इस पूरी यात्रा को, इस पूरे पॉलिटिकल इवेंट को कांग्रेस ने कहा चुनाव से लेने देना नहीं, लेकिन यह भी अटल सत्य कि 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में देश के चुनाव हैं। क्या मध्य प्रदेश में ये यात्रा बूस्ट दे पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहते हैं आगे पार्ट पीछे सपाट जैसी स्थिति है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो बिखराव, वो अलगाव, वो गुटबाजी, वो वर्ग संघर्ष जो है वो कांग्रेस को ले डूबता है। आपको लगता है असरकारी होगा 23 में? देखिए पुनीत जी, अगर जो लॉबी की बात करेंगे, वर्ग संघर्ष की बात करेंगे, तो कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट है, इस यात्रा से खत्म हो जाएगा ऐसा सोचना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं नहीं मानता हूं कि इससे ये लॉबी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो पूरी यात्रा में, पूरी जी मैं पूरे रिपोर्ट को सुन रहा था आपके चैनल द्वारा, उन्होंने बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इसका प्रस्तुतिकरण किया है। देखिए, जो यात्रा का मेन मकसद क्या है, वो ठीक है, भारत जोड़ो अपनी जगह पे है, राजनीतिक तो यात्रा है ही, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई, जो धनंजय जी बोल रहे थे या आपके चैनल के रिपोर्टर बोल रहे थे, वत्सल जी बोल रहे थे, यात्रा में सबसे बड़ी चीज जो हुई है कांग्रेस में, इसका बैकग्राउंड देखिए आप। बैकग्राउंड में देखना चाहूंगा, कांग्रेस सिमट, कुछ राज्यों में सिमट गई है, उसका अस्तित्व बार बार ये बात उठाई जाती रही है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में जो मूलभूत अंतर है वो लीडरशिप का है। चूंकि लीडरशिप कांग्रेस में नहीं है इसलिए पार्टी में बिखराव है। आपके पास सरकार आती फिर भी सरकार बिखर जाती है, या सरकार नहीं बना पाते हैं, या गोवा कर्नाटका जैसी हालत हो जाती है, या मणिपुर जैसी हालत हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट जैसा। तो इस पूरी यात्रा से कांग्रेस ने साबित किया है कि भले खड़गे जी प्रेसिडेंट हो सकते हैं लेकिन आज भी पार्टी हाईकमांड गांधी परिवार ही है। और जो भीड़ आई, जो वत्सल जी बता रहे थे, धनंजय जी और लोग बता रहे थे, भीड़ के आजकल व्हाट्सएप के जमाने में भीड़ जोड़ना मुश्किल है। भले क्यूरियोसिटी की वजह से आप आ रहे हो, राहुल गांधी को देखने आ रहे हो, लेकिन जैसे उज्जैन में जो भीड़ हुई, सरकारी तंत्र तो उसमें नहीं था। जी हाँ। तो अगर भीड़ सुनने आ रही है उनको, राहुल गांधी को, तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा राहुल गांधी को। ठीक है, उनका नरेशन कुछ भी हो गया हो पहले की तरह, तो जो छवि एक बन गई है उस छवि को तोड़ने की कोशिश है, उस छवि को। और राहुल गांधी कुछ हद तक मध्य प्रदेश जो मैंने देखा, चूंकि मैं भी यात्रा को समय से साथ था, 2-3 दिन साथ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कवर किया। और पुनीत जी, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं करता तो शायद जो राहुल गांधी जो उभर के आ रही है, मैं इतना अथॉरिटी से बता नहीं पाता। राहुल गांधी जो भी क्वेश्चन थे वो अथॉरिटी से गंभीरता से उत्तर दिया उसका। और जो आप एक बात बता रहे थे कि क्या विपक्ष की जो बात आपने क्वेश्चन पूछा था धनंजय जी से, तो हर बार होता था राहुल गांधी कुछ बोलते थे और विपक्ष का जो सत्ता पक्ष है उसके पीछ पे जा खेल जाते थे वो, और सत्ता पक्ष लपक लेता था, उसको अटैक करता था, उनको काउंटर करता था। इस बार राहुल गांधी सजग है, अपने जो भी बोल रहे हैं, बीच में गलतियां कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जैसे सियाराम वाली बात हुई, कई चीज हुई, बिल्कुल बिल्कुल, रावण की बात खड़गे जी ने वहां कर दिया, गुजरात में पार्टी भी कर रही है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन मोर और लेस जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चीजों से बचा जाए जिससे सत्ता पक्ष का जो पिच है उस पर जाके ना खेलने लगे, उनके चक्कर में फंस न जाए। तो ये भी सफलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार क्वेश्चन होते रहे, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते रहे, उससे बचे। बार बार कहें तपस्या कर रहे हैं,
हमारा लक्ष्य यात्रा को पूरी करना है, तो क्वेश्चंस लगातार बचते रहे, जो सवाल पूछते जाते रहे, और पत्रकारों का धर्म भी है तो पूछना रंजन है। जी, आपको क्या लगता है ये यात्रा जो एक पॉलिटिकल इवेंट जिसको बार बार कांग्रेस डिनाई करती है, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल इवेंट कांग्रेस को लाभ देगा, एम्पावर करेगा, या राहुल की इमेज भर को अप कर पाएगा? क्योंकि जैसा मेरा सवाल था कि धीरे धीरे जैसे आप चुनाव के नजदीक जाते हैं, ये एकजुटता, ये एक साथ बड़े नेताओं का आना, ये सब जाता रहता है, और इसका फायदा संगठन में मजबूत दूसरा दल बहुत अच्छे से उठाता है। जी जी, देखिए मैंने उसी का उत्तर दिया पुनीत जी। देखिए, अगर हमने जो कहने की कोशिश की है कि अगर पार्टी का हाईकमान मजबूत होता है तो पार्टी में एकजुटता आती है, अनुशासन रहता है। जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी जब से राहुल गांधी की यात्रा बढ़ी है, भीड़ होना शुरू हो गया है, ना तो अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, और ना अभी तो उन्होंने वीडियो करके स्वागत किया सचिन पायलट ने जी। तो ये जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं वो शांत होने लगते हैं अगर पार्टी की लीडरशिप मजबूत है। तो मध्य प्रदेश में भी देखिए सारे लोग एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं। आप पुनीत जी पिछला याद कीजिए, जो राहुल गांधी पार्ट 1 थे, जब अध्यक्ष बने थे उससे पहले से उन्होंने क्या कहा था और क्या किया था कि जो यंग लोग आगे आएंगे, और धीरे धीरे जो भी बुजुर्ग लोग थे, बड़े नेता थे, उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। वो बूमरैंग कर गया। लेकिन ये जो यात्रा है इसमें सबको साथ लेके चल रहे हैं, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, वेटरन भी है, सब लोग साथ लेके चल रहे हैं। तो इनकी सफलता है कि अब जो राहुल गांधी उभर के हैं, थोड़े मैच्योर उभरे हैं, ठीक है, मतलब इमेज का उनको लाभ है, सबको साथ लेके चल गए। मतलब ये हम कह सकते हैं उनको अपनी इमेज सुधारने का इसमें भरपूर अवसर मिला, और एक तजुर्बा भी है ना, आप भारत को इतने करीब से खुद चल के देख रहे हैं, देखने का मौका मिल रहा है, लोग बीच में जा रहे हैं। आप एक और बात रंजन जी, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। पिछले चुनाव में जैसा धनंजय जी ने भी बताया कि पिछले वक्त में भी उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन सब बैकफायर कर गए। अब की बात जो उन्होंने प्रयास किए हैं वो आप पिछले प्रयासों से कैसे अलग पाते हैं? नंबर एक बात। दूसरी बात, इसका असर कितना होगा, क्योंकि इन्हें चुनावी इंदु बताने की पुरजोर कोशिश बीजेपी ने की है। जी जी, देखिए इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। देखिए पिछला जो धनंजय जी बता रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, पिछली बार क्या किया था कांग्रेस ने, उसको भौड़े तरीके से प्रस्तुत किया था। शिव भक्त राहुल होर्डिंग में दिख रहे हैं, कहीं विंध्याचल जा रहे हैं, कहीं यहाँ सॉरी बिंद रीजन में जा रहे हैं, जबलपुर जा, तो बार बार उस इमेज को तोड़ने की कोशिश हो रही थी कि जो कि सत्ता पक्ष ने दिखाया था कि आप प्रो मुस्लिम हैं, आपका झुकाव मुस्लिम तरफ है। उस इमेज को तोड़ने के चक्कर में कुछ ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे चला गया वो कि शिव भक्त राहुल, जनेऊ धारू, जो भी बात बड़ी थी, तो उसमें चला गया। इस बार जो धनंजय जी बोल रहे थे, मौन है वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो पहले किए थे, लेकिन कांग्रेस उसको ना ऐसा प्रस्तुतिकरण कर रही है, ना उसको भौड़े रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन वही आज भी वही इमेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम हिंदू हैं, हिंदू करीब है, हम प्रो मुस्लिम नहीं है। वही उसी इमेज को लेकर आज भी कांग्रेस चली, लेकिन उसको बार बार प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा रहा है। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिदिन हमला किया है धनंजय जी, कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार के ऊपर अटैक, बीजेपी का सबसे पहला और सबसे अंत तक चलने वाला एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हथियार होता है। एक चीज से कांग्रेस ने उभरने की कोशिश की कि साहब अब गांधी परिवार के बाहर का, नेहरू गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष है, और जिस परिवार को आप कोसते हैं पानी पी पी कर, वो उनके जो अगले सदस्य हैं वो पूरे जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा में मध्य प्रदेश पर वो पकड़ बना पाए, क्योंकि यहां मालवा निमाड़ पूरी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखा है। धनंजय जी। हाँ पुनीत जी, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। हाँ पुनीत जी, मैं आपकी बातों का भी जवाब देता हूँ, लेकिन मैं एक पहले बात रंजन जी की पूरी कर दूँ। रंजन जी ने वाकई में बहुत अच्छी बात कही जी हाँ। कि देखिए कांग्रेस ने और खासतौर से राहुल गांधी जी ने मौन रह करके जो संदेश दिया है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दूसरा सवाल जो आपका था, मध्य प्रदेश में खासतौर से मालवांचल में पुनीत जी कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पुनीत जी, वर्ष 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसका सबसे बड़ा कारण ही मालवांचल था। मालवांचल में मुझे लगता है 66 या 70 के लगभग सीटें आती है, और सबसे ज्यादा उसमें आदिवासी सीटें हैं। और पुनीत जी आप पूरे बैकग्राउंड में जाएंगे तो उस समय की 80 से 85% सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, और उसमें एक बड़ी भूमिका कांग्रेस को जो भी सफलता मिली थी उसके पीछे थी जयस की।
जयास जो आदिवासी संगठन है, जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन, जिसके एक विधायक भी है डॉक्टर हीरा लावा, कांग्रेस की टिकट पे चुने गए थे। तो इन सब की बदौलत में 2018 में कांग्रेस सरकार में आई थी और उसी बेल्ट में कांग्रेस पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो कमजोर हो गई थी। राहुल गांधी की यात्रा से उस बेल्ट को पर कांग्रेस ने फिर वापस अपनी पकड़ को मजबूत किया है। जो रंजन जी उल्लेख कर रहे थे भीड़ का कि बिन बुलाए लोग जो आए थे, वो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा का असर उस क्षेत्र पर हुआ है। दूसरी चीज हमको पुनीत जी ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने मिशन 2023 का एक तरह से राहुल गांधी की यात्रा से संघर्ष कर दिया है। ये वही इलाका है जहां 2018 में राहुल गांधी ने आकर मंदसौर में किसानों की सभा की थी और वहां से उन्होंने अपना एक संदेश दिया था, चुनावी संघर्ष किया था, एक मैसेज दिया था कर्ज माफी का कि कांग्रेस का कहना साहब हर किसान का कर्जा माफ, और उसी के बाद में प्रदेश में एक कांग्रेस का माहौल बना था। मुझे लगता है कि इस बार भी जो कांग्रेस का चुनावी संक्रांत है वो मालवांचल से राहुल गांधी की यात्रा के साथ हो गया है और अब कांग्रेस अब इसको आगे बढ़ाती रहेगी। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है रंजन जी, पूछना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस पे प्रतिदिन काउंटर करना पड़ा और ये बहुत स्वाभाविक है जब कोई दूसरे दल का नेता इस तरह की बड़ी यात्रा पर हो कि दक्षिण से उत्तर तक पूरा नीचे से ऊपर तक जा रहा है, देश घूम रहा है, तो उनको काउंटर करना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी इस यात्रा से डर गई है, घबरा गई है, इसकी भीड़ को देखकर विचलित हो गई है। इसमें आपको कितनी सत्यता लगी, क्योंकि आपने कई पोर्शंस देखे हैं, खुद भी देखे हैं, कवर भी किए हैं? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से सहमत हूं मैं। और देखिए मुझे लगता है बीजेपी ने कुछ ज्यादा अटैक कर दिया और उसका फायदा राहुल गांधी को मिला। राहुल गांधी का बीजेपी पे अटैक नहीं है, उनका जो 4-5 उद्योगपति हैं प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए अटैक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी पे इतना अटैक कर दिया उसका फायदा उनको मिल गया, वो बेचारे बन गए। जबकि वो अटैक नहीं कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पे, नरोत्तम मिश्रा पे, किसी पे, ठीक है। तो हम लोग बीजेपी का स्ट्रैटेजिक थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है, क्योंकि जितना भी अटैक करें किसी नेता को और उसका कद बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो लगातार यात्रा चली है शुरू से, बुरहानपुर के जो इन्होंने इंटर किया 23 तारीख को, उसके पहले से भाजपा का अटैक होना, मुझे लगता है भाजपा में इस बात को लेकर एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी इतने मैच्योरिटी से बिहेव करेंगे, नंबर 2 उनको नहीं था, और उनको था कि उसे कोई ऐसा करेंगे वो कोई मौका मिलेगा, वो मौका नहीं मिला। एक स्ट्रैटेजिक मुझे लगा कोऑर्डिनेशन कमी है पार्टी नेताओं में, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलना है जी। और इसको लेकर के हर नेता बोलने लगा, चाहे वो विश्वास हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी बोल रहा है, अपने तरीके से बोल रहा है, उसका फायदा राहुल गांधी को मिला। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, पुनिजा ने जो क्वेश्चन पूछा था मालवा निमाड़ का, देखिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टी, धनंजय जी बता रहे थे पिछली बार 66 सीट वहां पे है। 66 सीट में भाजपा पहले 56 सीट थी 2013 में, 18 में उनका 28 आ गया, कांग्रेस जम कर गई। इसमें बहुत बड़ा बेल्ट, अगर आप चलेंगे झाबुआ, राहुल गांधी वहां नहीं गए, लेकिन पूरा बेल्ट आप देखेंगे, राजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंड, पूरा लंबा बेल्ट है ट्राइबल का, ये वहां से जाता है। तो उस रास्ते उन्होंने प्रवेश किया, भले ही, और ये स्ट्रैटेजिक था, टंटिया भील के मामा के उनके बर्थ प्लेस पे जाना, उसके पहले ही उन्होंने उनका प्रोग्राम बना और मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए। तो साथ आपकी बात से मैं सहमत हूं, इस बात को लेकर घबराहट है पार्टी के अंदर कि देखिए कांग्रेस को अपना पूंजी बचाना है जो 2018 मिला जी, भाजपा को अपनी पूंजी जो पुरानी थी उसको वापस लाना है। तो दोनों में द्वंद है मालवा निमाड़ को लेकर के। तो जाहिर है ट्राइबल बहुत बड़ा की फैक्टर वहां पे मालवा निमाड़ में है, इसलिए भाजपा में घबराहट है कि 2018 जो हुआ था, जो धनंजय जी बता रहे थे, वो रिपीट ना हो जाए, इसलिए पार्टी का पूरा ध्यान ट्राइबल पे है और राहुल गांधी बार बार ट्राइबल की बात कर रहे हैं। जी, वत्सल श्रीवास्तव जी हमारे साथ। वत्सल जी, भोपाल में, राजधानी में आपने पूरी गतिविधियों को देखा है, जो प्रदेश इकाई है वो इसे कितनी कुशलता से करती नजर आई, क्योंकि ये बड़ा टास्क था बीजेपी शासित प्रदेश में, जहां पिछले चुनाव के बाद इतना बड़ा उलटफेर हुआ, वहां इस इवेंट को कामयाब बनाना, इतने बड़े बड़े क्षत्रपों को एक साथ लाकर काम पर लगाकर बिना खटपट के यात्रा को अगले पड़ाव तक ले जाना। वत्सल जी, आप सुन पा रहे हैं? पुनीत एक बार फिर से मैं जी, वत्सल जी,
आपने राजधानी भोपाल में जो प्रदेश इकाई है उसके कमांड को कैसे देखा है? क्योंकि एक भाजपा शासित राज्य में इस यात्रा के पहले पड़ाव से अगले पड़ाव तक ले जाना ये इतना आसान नहीं था। पीसीसी चीफ की तैयारी हमने देखी है, लेकिन इसके पहले जो मालवा के नेता हैं उनके बीच का आपसी संघर्ष ये भी खबरों में हमने दर्शकों को पहुंचाया। इसमें आप कितना कामयाब मानते हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो इस बारे में हमने जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी। बाकायदा यहां से एक दल जो था वो दूसरे राज्यों में गया था और वहां की बारीक बारीक चीज़ों को देखा था कि किस तरीके से इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर उसी को यह अप्लाई किया गया था, क्योंकि छोटा काम नहीं होता। करीब 15 से 20 हज़ार लोगों के लिए रोज़ सुबह शाम का खाना बनना, करीब 500 लोगों का रुकना, इतने बड़े नेताओं का आना पूरे देश से, उसका समन्वय बनाना। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरीके से यात्रा 12 दिन में से शुरू के 9 दिन तो ये कहा गया कि बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। दिग्विजय सिंह ने इंदौर में भी और बाद में उज्जैन में भी प्रशासन को बधाई दी कि सफलतापूर्वक ये आयोजन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आखिरी के दिन थे 3 या 4 दिन, तो फिर ये ज़रूर कहा जाने लगा कि यात्रा में राज्य सरकार जो है वो व्यवधान पैदा कर रही है, गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये तो रहा यात्रा का मामला। लेकिन अगर हम ये देखें कि कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर इसको देखें तो देखिए, ये यात्रा जब एंट्री की इन्होंने तो बुरहानपुर सुरेंद्र सिंह शेरा का इलाका, उसके बाद अरुण यादव का इलाका, फिर जीतू पटवारी और फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो संजय शुक्ला और इस तरीके से तमाम अलग अलग बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस पूरी यात्रा के दौरान एक समन्वय जो था कांग्रेस का वो देखने को मिला है। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह समन्वय भी बनाना चाहती थी पार्टी कि सारे नेताओं को परखा भी जाए और ये देखा जाए कि आप अपने अपने इलाकों में कितना होल्ड रखते हैं, कितनी पकड़ रखते हैं। लंबे समय से बीजेपी शासित होने के बावजूद आपका जमीनी स्तर के ऊपर कितना असर है, प्रभाव है, दखल है, सीधे जुड़ाव जनता से। तो कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसके साथ में राहुल गांधी चले थे, लेकिन मध्य प्रदेश के ये 12 दिन पार्टी को कितना मजबूत करते हैं, राहुल गांधी की छवि को कितना एम्पावर करते हैं, कितनी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और उस ओवरऑल इंपैक्ट को आज हम पूरी तरह से डिकोड करने के लिए अपने खास पैनल के साथ में आपको इस यात्रा के 12 दिन हर एक तस्वीर को पूरी विस्तार से विश्लेषण करना चाहते हैं, और इसको हम पिछले आधे घंटे में देख भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 और शख्सियत जुड़ चुकी हैं। हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मालवा निमाड़ में, और इस यात्रा के असर को स्वयं भी उस यात्रा को कवर करते हुए देखते हैं। इनके कुछ ब्लॉग्स भी हमने इस मामले में पढ़े हुए हैं। नितिन त्रिपाठी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं। ये दोनों हमारे साथ में पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले मैं नवीन के पास चलूंगा। नवीन, आज यात्रा का 12वां दिन है और अब राजस्थान की तरफ ये यात्रा जाएगी। किस अंदाज में आप देख रहे हैं? आपने पूरी एनर्जी के साथ में प्रवेश होते हुए देखा था, और अब जब अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, क्या ऊर्जा में कोई भी आपको ऊंच नीच, कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? मध्य प्रदेश का कितना असर यात्रा लेके आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल 23 नवंबर को जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हुई थी तो उसके स्वागत के लिए लगभग 1 लाख के आसपास के लोग जुटे हुए थे। इसमें कई सारे कांग्रेस के वर्कर्स थे, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, प्रांतों से आए हुए थे अपने लीडर को देखने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए। पहला दिन था, धमाकेदार एंट्री उसको कहा जा सकता है, लेकिन जो दूसरा दिन था वो थोड़ा ड्राई रहा। लेकिन फिर तीसरे दिन से पिकअप कांग्रेस ने कवर किया उसको, और फिर 23 से जो आगे बढ़ते गए हैं उसके बाद फिर जबरदस्त तरीके से भीड़ और रश उनके साथ जुड़ता गया। फिर हालांकि इंदौर में चूंकि शहरी क्षेत्र से यात्रा निकली तो उस समय की तस्वीरें जरूर उसको कांग्रेस पार्टी उसको एक तगड़ा माइलेज के तौर पर ले सकती है, लेकिन इसके बाद आगे भी ये पेस बना रहा। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की है। और सबसे खास बात, जैसे ही यात्रा दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में दाखिल हुई, खासकर ये आगर मालवा से, तो वहां से लेकर अब तक मैं इस वक्त सोयत कला गांव में खड़ा हूं जहां पर कैंप लगा हुआ है, इनका लंच ब्रेक है। यहां तक अच्छी खासी भीड़ है, जितनी कांग्रेस को उम्मीद थी उससे ज्यादा भीड़ है। और ये भी खबर मिली है हमें कि यहां से आगे लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर ही राजस्थान का बॉर्डर है जहां से फ्लैग एक्सचेंज होगा, तो वहां भी हजारों हजार की भीड़ राहुल गांधी से मिलने के लिए खड़ी है। और चूंकि सड़क के दोनों ही तरफ जहां ग्रामीण सड़कों पर आए हुए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, और सबसे खास बात पुनीत की इस बीच में राहुल गांधी
किसी को भी उनको अगर लगता है, उनका अगर आईलाइन किसी से मिलती है तो उसको बुलाते भी हैं, उससे बातचीत भी करते हैं। और आपने कहा असर की बात, तो राहुल, मैं पुनीत आपको बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर को लेकर जब हमने आसपास के ग्रामीणों से चर्चा की, बुजुर्गों से चर्चा की, उन लोगों से चर्चा की जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट किया था, तो आज उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो राहुल गांधी के प्रति है, भारत जोड़ो यात्रा के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर जब उनसे बातचीत की तो वहां थोड़ा वो कंफ्यूज हुए, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि महंगाई से आम आदमी परेशान है, खाद की किल्लत, बीज की दिक्कत, इन तमाम एजेंडों को लेकर भी कई सारे किसानों ने राहुल गांधी से बातचीत की है। कल ही लगभग 20 किसानों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने सबके सवाल सुने और सबके सवालों का जवाब भी दिया। मध्य प्रदेश में खाद बीज को लेकर जो दिक्कतें हुई हैं पिछले दिनों, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, इन तमाम मुद्दों की भी रिपोर्ट राहुल गांधी को दी गई। तो ये माना जा रहा है कि कई सारे आपने बहुत बड़ा पॉइंट कहा है नवीन, इस पूरी यात्रा के दरमियान के राहुल की छवि को लेकर लोगों की सोच बदली है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आया है, बात तक असर कायम है, लेकिन प्रदेश इकाई को लेकर थोड़ा संशय भी है, शिकायतें भी हैं और इसके बारे में बातचीत की है। हर्षवर्धन जी के पास में चलूंगा। हर्षवर्धन जी, आपने स्वयं कवर किया, सूर्योदय से लेकर डे एंड तक आपकी डायरी हमने पढ़ी है। आपको क्या लगता है उस मालवा निमाड़ में जहां भारतीय जनता पार्टी को बीट करना बड़ा मुश्किल है, कितने देर तक यह असर रहेगा? हर एक जगह पर जो आपने लोगों का जोश देखा वो केवल देखने तक सीमित है या वाकई जहन में टिकेगा, चुनाव तक पहुंचेगा? देखिए, आपको बताया पुनीत जी कि मालवा निमाड़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था जी, जिसका फल ये मिला कि उसकी सरकार भी आ गई, सरकार चली गई, लेकिन बाद में किसी वजह से अब ज़्यादातर लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके मन में एक उत्सुकता भी थी कि जो गांधी नेहरू परिवार का जो वारिस है वो कैसा दिखता है, उसको हम करीब से जाके कैसे देख सकते हैं। तो अब ये उत्सुकता है, लोगों ने अपनी परेशानियां भी बताई कि देखिए साहब, रसोई गैस महंगी हो गई है, खाद महंगी हो गई है, सोयाबीन के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे थे कि वो चुनाव के लिए आए, हालांकि कांग्रेस का दावा चुनाव के लिए नहीं हो रहा है। लोग परेशान तो हैं पुनीत जी, एक मोमेंटम भी बना है कांग्रेस की यात्रा से, लेकिन अब ये स्टेट यूनिट पे जो उनके स्टेट के लोग हैं उस पर मयसर है कि ये मोमेंटम को अगले विधानसभा चुनाव तक कैसे बरकरार रखते हैं, जो कि निस्संदेह एक बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखते हम ये आए हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं नैरेटिव बीजेपी सेट करती है और कांग्रेस या तो उस पे रिस्पॉन्ड करती है या बचाव करती है। तो ये नैरेटिव को बना के रखना, जो जीएसटी की बात राहुल गांधी करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, चुनाव आते आते इन मुद्दों पे दूसरे मुद्दे जो है वो हावी हो जाते हैं, हमने देखा। तो अब ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि कैसे इस रफ्तार को कायम रख पाते हैं। जी, नितिन त्रिपाठी जी हैं और ये ग्वालियर चंबल अंचल पर विशेष तौर पर नजर रखते हैं। त्रिपाठी साहब, ये वो इलाका है और हर स्टेट में आप देखें कांग्रेस का एक कोई नेता, एक कोई धड़ा है जो बड़ी मुसीबत बनता है। और इसमें दुख की बात है कि जो रूलिंग स्टेट रहे हैं वहां पर भी दिक्कत है। राजस्थान में अभी खड़ी दिखाई पड़ रही है और मध्य प्रदेश तो एक बड़ा एग्जाम्पल बन के सिंधिया के गढ़ के तौर पर है। क्या ये यात्रा उस असर को थोड़ा कम कर पाई है, जो वो बड़ी टूट हुई थी, जो बड़ी बगावत हुई थी, जो बड़ा डैमेज हुआ था, उसको थोड़ा रिवाइव कर पाई है आपके मुताबिक? देखिए, ये जो बात है कि इनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई को लेके, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम से इसकी कोई भरपाई संभव भी है जी। इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना कांग्रेस को लेकर चलना पड़ेगी। हालांकि इस राजनीतिक यात्रा, जिसको राजनीतिक नहीं बता रही कांग्रेस, इस राजनीतिक यात्रा का कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को तो मिलेगा। लोग सड़कों पर निकले, इस यात्रा को राहुल गांधी को देखे, और राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को एक संजीवनी देने का प्रयास तो किया है, लेकिन ये जो बात है कि कांग्रेस इसको कितना आगे तक कायम रख पाती है, क्योंकि अभी चुनाव काफी दूर है, चुनाव नजदीक नहीं है, और इनके पास चुनौती ये है कि ये काउंटर नहीं कर पाते किसी भी मुद्दे में। जैसे कि कांग्रेस ने अभी ये पूरा मुद्दा लेके चले, तो काउंटर करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही। तो नुकसान जो है, कांग्रेस की कमजोरियां जो है, तो वो उसको दूर करना पड़ेगा, जाके कोई फायदे नजर आएंगे। अभी अपन देख
तो राजस्थान की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश में यात्रा थी, लेकिन राजस्थान का जो असर था वो यहाँ पे तक दिख रहा था। यात्रा में 1-2 दिन जब सचिन पायलट यहाँ रहे तो भी सारे नेताओं के चेहरे पे चिंता की लकीरें रही, क्योंकि यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाने वाली थी। यात्रा में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव शामिल हुए, दोनों राहुल गांधी के साथ चले, लेकिन इनका साथ चलना भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा था, क्योंकि वहां भले ही कोई बोला नहीं, लेकिन इनकी वो स्पष्ट वहां भी दिखाई दे रही थी। तो ये दूरियां इनके आपस में हैं, जो गुट हैं, जो इनके जो विवाद हैं, इनको दूर करना और फिर इस यात्रा का दीर्घकालिक लाभ लेना, ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। और ये देखना पड़ेगा कि इसको कितना जो लोकल लीडर्स हैं या लीडर इसको कितने कायम रख पाते। हर्षवर्धन जी, उज्जैन पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है इस यात्रा के मध्य प्रदेश के हिस्से का। उज्जैन की सभा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबने कहा कि वहां बीजेपी के गढ़ में बिना सरकारी किसी एफर्ट के इतने लोगों का आना सुनना, ये अपने आप में कांग्रेस को बड़ी ऊर्जा देगा। क्या आपने महसूस किया? देखिए, उज्जैन की सभा के और उससे पहले दर्शन जो उन्होंने किए महाकाल के, जी हाँ, उसका एक बड़ा एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि लगातार उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि ये मंदिर जाते रहे हैं, ओंकारेश्वर में दर्शन करने के बाद महाकाल पहुंचते हैं, और वहाँ पे जो एक भीड़ आप जो बता रहे हैं कि उमड़ी, तो लोग तो आ रहे हैं, लोग सभाओं में आ रहे हैं। मतलब बुरहानपुर से एंटर करने के बाद कुछ लोग कम हुए, लेकिन फिर लोग बढ़ते भी गए, और उज्जैन तो एक बड़ी रैली इनकी ही। लेकिन सवाल ये है कि इस मोमेंटम को कांग्रेस कैसे मेंटेन करके रखती है। लोग तो सुनने आ रहे हैं, और ये भी बात है कि जो एक छवि जो भाजपा के आईटी सेल ने हम कहें कि गढ़ी है राहुल गांधी की, राहुल गांधी उस छवि को भी तोड़ने का प्रयास करते दिखते हैं। तो लोग भी अब जो उनके वीडियोस आते हैं राहुल गांधी के, और अब वो जैसे भाषण करते हैं, उनकी तुलना करने लगे हैं कि भाई ये आदमी वही है क्या जैसा दिखाया गया था हमको। तो एक बड़ी उपलब्धि राहुल गांधी की निजी ये मैं मानूंगा कि उन्होंने अपनी जो एक विरोधी दल की छवि जो गढ़ी है, उसके द्वारा गढ़ी गई छवि को उसके तोड़ने का प्रयास किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने दिखा दिया कि कांग्रेस आज भी मध्य प्रदेश में जिंदा है और मौका पड़ने पे भीड़ जुटा सकती है। अब इसको चुनाव से एकदम लिंक करके कुछ भी हम हल निकाले नजर तो ठीक नहीं रहेगा अभी। लेकिन कांग्रेस ने शो अपना कर दिया मध्य प्रदेश में। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, वक्त अब थोड़ा सा कम बच रहा है, छोटे छोटे सवाल हैं। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस के लिए फायदेमंद या राहुल के लिए फायदेमंद या दोनों को लाभ, क्या देखते हैं आप? मैं मानता हूं कि ये दोनों के लिए लाभकारी कहीं न कहीं है, क्योंकि संगठन को एक फिर से खड़ा कर दिया है। जी, नितिन त्रिपाठी साहब, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पार्टी को बूस्ट मिलेगा या प्रदेश इकाई को भी एक करने में ये यात्रा कामयाब रहेगी? अभी तक जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें इस तरह की यात्राएं लाभकारी तो रही हैं, तो इस यात्रा का भी लाभ मिलेगा। जो अभी बात रही है कि छवि बदलने की जो कोशिश है, उसमें भी काफी हद तक कामयाब रहे हैं। तो ये पूरे देश में जब यात्रा निकल रही है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि का जो को परिवर्तित करने की कोशिश है, वो काफी हद तक सफल रही है। और इसके जो कांग्रेस लोकल लेवल पे जब कहें प्रदेश तो असर अभी तो दिख रहा है, लेकिन इसको कंपनियां थी जिनकी वजह से पार्टी टूटी, जो सरकार गिरी, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया और उसको ठीक नहीं किया गया, तो आगे फायदा कितना ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। जी, रंजन श्रीवास्तव साहब, आपके मुताबिक पास या फेल? और पास हुए तो डिस्टिंक्शन से मानते हैं आप? राहुल की कोई विशेष योग्यता इसमें उभरी दिखती मानते हैं? नहीं, बिल्कुल पास हुए हैं। और मैंने जो शुरू में कहा था पुनीत जी, उनकी मैच्योरिटी लेवल जो हर्षवर्धन जी बता रहे थे, एक मैच्योर लीडर बन के उभरे हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ियां अभी भी कर रहे हैं, काफी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उसको सफलता मिली है उनको अपनी छवि को तोड़ने में। धनंजय, ये सवाल आपसे, आप पास मानते हैं, फेल मानते हैं? और अगर मानते तो मेरिट में आ पाए या आएंगे भविष्य में, ऐसा कुछ आप देखते हैं असर इसका? पुनीत, देखिए, जहां तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी तो पास हो गए हैं, आगे अभी उनको बहुत परीक्षा फेस करनी है।
लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है। कांग्रेस अपने आप को मेरिट में ना समझे, उसके सामने चुनौती बड़ी है। जो भीड़ यहां दिख रही थी उसको कांग्रेस कैसे वोटों में तब्दील कर सकती है, ये उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती उसके सामने सबसे बड़ी है कि कांग्रेस एंड टाइम में फाउल कर जाती है, अपनी ही डी में गोल कर देती है। Exactly. तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव आते आते तक इस रेपो को कैसे बरकरार रखती है और फाउल से कैसे बचती है, ये ऐसी तमाम चुनौतियां हैं। अपने नेताओं को कैसे एकजुट रखती है, ये ऐसी तमाम चुनौतियां हैं जिससे कांग्रेस को अभी साल भर जूझना है। चलिए, हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल को आपने सुना, ध्यान से सुना। 12 दिन की यात्रा और प्रत्येक दिन मिलने वाली एक अहम तस्वीर पर होने वाली डिबेट, क्योंकि इस पर बीजेपी का सीधा वार और कांग्रेस की तरफ से सधा हुआ पलटवार। ये हमेशा से होता आया है कि बीजेपी एजेंडा सेट करती है और फिर कांग्रेस केवल उसको फॉलो करती नजर आती है। ये पहली दफा लंबे वक्त के बाद हो रहा है कि जब कांग्रेस ने कुछ किया है और इस पर बीजेपी अटैक कर रही है, और इस पर भी शांत रह करके कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी एक लीड लेते नजर आते हैं। लेकिन जैसा सब वरिष्ठ मानते हैं कि असर इसका 23-24 में कितना होगा, यह प्रदेश इकाइयों की एकजुटता पर, जमीन पर मेहनत, बूथ लेवल तक जाकर काम करने पर निर्भर करेगा। और यह वक्त तक जाकर बिगड़ तो ना जाएगा दावेदारी के दौर के आते आते, यह देखना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम विषय को डिकोड करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।